नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। हाई कोर्ट की फटकार के बाद हरकत में आया इलेक्शन कमीशन। 2 मई को विजयी जुलूस निकालने पर लगाया बैन। जी हां दोस्तों, हाई कोर्ट की फटकार के बाद चुनाव आयोग हरकत में आ गया है। आयोग ने 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित होने के बाद किसी भी तरह के विजयी जुलूस या जश्न पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। साथ ही आयोग ने कहा है कि नतीजों के बाद कोई भी प्रत्याशी सिर्फ 2 लोगों के साथ ही अपनी जीत का सर्टिफिकेट लेने जा सकता है। आपको बता दें दोस्तों, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पांडुचेरी के चुनावों के नतीजे 2 मई को घोषित किए जाने हैं। 4 राज्यों में चुनाव खत्म हो गया है, जबकि बंगाल में 1 चरण की वोटिंग बाकी है। चुनाव आयोग ने यह कदम मद्रास हाई कोर्ट की फटकार के बाद उठाया है। कोर्ट ने कहा था कि कोरोना संक्रमण के प्रसार के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के बावजूद राजनीतिक दलों को चुनावी रैलियों की अनुमति देने को लेकर चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी ने कहा था कि चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ हत्या के आरोपों में मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा था कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए किसी एक को जिम्मेदार ठहराना हो तो इसके लिए अकेला चुनाव आयोग जिम्मेदार है। यह जानते हुए कि कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, चुनावी रैलियों पर रोक नहीं लगाई गई। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त गिरफ्तारी के दिए आदेश। जी हां दोस्तों, दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन संकट के बीच दिल्ली हाई कोर्ट लगातार सरकार को निर्देश दे रहा है। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट में कुछ अस्पतालों द्वारा यह बताया गया है कि दिल्ली के अस्पतालों की स्थिति बेहाल है। 1 बेड पर 2 मरीज हैं। इस पर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सचिव ने अदालत को जानकारी देते हुए बताया है कि वह इस दिशा में काम कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मरीजों का इलाज किया जा सके। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि तस्वीर कुछ और ही बता रही है। एक और सुनवाई के दौरान महाराजा अग्रसेन अस्पताल की ओर से पेश वकील आलोक अग्रवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट को उस आदेश के बारे में बताया जिसमें सभी अस्पतालों से कहा गया है कि इमरजेंसी मरीजों को 10 से 15 मिनट के भीतर भर्ती करना होगा और उन्हें ऑक्सीजन व दवाइयां देनी होगी, जबकि ऑक्सीजन की लगातार कमी बनी हुई है। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से इस पर निर्देश देने के लिए कहा है। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी की खबरों पर नाराजगी जाहिर करते हुए दिल्ली सरकार से कालाबाजारी करने वालों को हिरासत में लेने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि आपके पास कार्यवाही करने की शक्तियां हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना के आंकड़ों पर बोले सीएम खट्टर, शोर मचाने से मृत लोग लौटेंगे नहीं, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। जी हां दोस्तों, कोरोना से हो रही मौतों और आंकड़ों को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने विवादित बयान दिया है। मुख्यमंत्री खट्टर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मौजूदा वक्त आंकड़ों पर ध्यान देने का नहीं है। हमारे शोर मचाने से मृत लोग वापस नहीं आएंगे, यह प्राकृतिक आपदा है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। दरअसल मंगलवार को मुख्यमंत्री खट्टर कोरोना आपदा के दौरान अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे थे। इसी दौरान एक पत्रकार ने मौत के आंकड़ों को लेकर मुख्यमंत्री से सवाल किया था। पत्रकार ने पूछा कि पीआरओ का कहना है कि भाईचारे की वजह से मीडिया को आंकड़े देते हैं, जनता के लिए हमारी कोई जवाबदेही नहीं है। इस सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि यह वक्त आंकड़ों पर ध्यान देने का नहीं है। अब जिसकी मौत हो गई है वो हमारे शोर मचाने से जिंदा नहीं होगा, यह प्राकृतिक आपदा है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा नेशनल प्लान, कहा कोरोना वायरस के राष्ट्रीय संकट पर मुखदर्शक बने नहीं रह सकते। जी हां दोस्तों, कोविड-19 मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी को राष्ट्रीय संकट बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह ऐसी स्थितियों में मुखदर्शक बना नहीं रह सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने साफ किया कि कोरोना के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार करने पर उनकी स्वतः संज्ञान सुनवाई का मतलब हाई कोर्ट के मुकदमों को दबाना नहीं है। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस L नागेश्वर राव और जस्टिस L रविंद्र भट्ट की पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर महामारी की स्थिति पर नजर रखने के लिए बेहतर स्थिति में है। पीठ ने कहा कि कुछ राष्ट्रीय मुद्दों पर शीर्ष अदालत के हस्तक्षेप की आवश्यकता है क्योंकि कुछ मामले राज्यों के बीच समन्वय से संबंधित हो सकते हैं। पीठ ने कहा कि हम पूरक भूमिका निभा रहे हैं। अगर उच्च न्यायालयों को क्षेत्रीय सीमाओं के कारण मुकदमों की सुनवाई में कोई दिक्कत होती है तो हम मदद करेंगे।
आपको बता दें दोस्तों, देश के कोरोना की दूसरी लहर से जूझने के बीच सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर स्थिति का पिछले गुरुवार को स्वतः संज्ञान लिया था और कहा था कि वह ऑक्सीजन की आपूर्ति तथा कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए आवश्यक दवाओं समेत अन्य मुद्दों पर एक नेशनल प्लान चाहता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लॉकडाउन नाइट कर्फ्यू से टूटी व्यापारियों की कमर, 25 दिनों में 5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के तेजी से बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए कई राज्यों को लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगाने पड़े हैं, जिनका सीधा असर कारोबारियों पर पड़ रहा है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स यानी कि केट की ओर से बताया गया है कि 1 अप्रैल से 25 अप्रैल के दौरान इन प्रबंधों के चलते देश में करीब 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार प्रभावित हुआ है। ऐसे प्रतिबंधों और कोरोना महामारी के खौफ की वजह से पूरे देश में करीब 80% लोगों ने बाजार से खरीदारी के लिए आना ही बंद कर दिया। केट का कहना है कि 5 लाख करोड़ रुपए में से 3.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान रिटेल कारोबारियों को हुआ है, जबकि बाकी 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान थोक व्यापारियों को हुआ है। केट के रिसर्च विंग, केट रिसर्च एंड ट्रेड डेवलपमेंट सोसाइटी की ओर से तमाम राज्यों के व्यापारी संगठनों से बातचीत कर व्यापार में इस नुकसान का अनुमान लगाया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दाम देरी और दमन, वो कदम जिसके चलते विपक्ष के निशाने पर आई केंद्र सरकार। जी हां दोस्तों, कोरोना की नई लहर ने देश को अपनी गिरफ्त में ले लिया तो अलग अलग राज्यों से हजारों की संख्या में नए केस और मौतों के आंकड़े सामने आने लगे। इस त्रासदी ने देश के राजनीतिक परिदृश्य को भी बदल कर रख दिया है। 1 महीने पहले जहां केंद्र की मोदी सरकार कोरोना पर विश्व विजयी की उद्घोष करते हुए गदगद हुआ करती थी, वो नए संकट से निपटने में विश्व की मदद की आस लगाते दिखी। कोरोना की पहली लहर में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा उठाए गए कदमों की देश के अंदर और बाहर जमकर सराहना हुई, लेकिन दूसरी लहर के विस्फोट पर केंद्र की शुरुआती प्रतिक्रिया ने विपक्ष को उसे घेरने का मौका दे दिया। खासकर ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर उसका देर से हरकत में आना, राज्यों के लिए केंद्र की तुलना में वैक्सीन के दाम 3 से 4 गुना तक ज्यादा होना और सोशल मीडिया पर सरकारी व्यवस्थाओं को उजागर कर रहे ट्विटर के खिलाफ सख्ती का रास्ता अपनाना ऐसे कदम है जो विपक्ष के लिए जनता में केंद्र सरकार की लोकप्रियता को नुकसान पहुंचाने वाले हथियार बन सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 1 मई को भारत पहुंचेगी रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली खेप, आरडीआईएफ ने दी जानकारी। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से मची तबाही के बीच मंगलवार को 2 अच्छी खबरें सामने आई है। एक तरफ देश में कोरोना के नए मामलों में कुछ कमी देखने को मिली, वहीं दूसरी ओर देशवासियों को कोरोना से बचाने के लिए एक और ब्रह्मास्त्र यानी रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी भारत पहुंचने वाली है। आपको बता दें दोस्तों, भारत में इस समय दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन अभियान जारी है। सरकार ने हालात पर काबू पाने के लिए अमेरिका, यूरोप, रूस और जापान के ड्रग रेगुलेटर्स की मंजूरी वाली कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। अब इसी सिलसिले में भारत को रूस की कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली खेप 1 मई को मिलेगी। ये जानकारी रूसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के प्रमुख किरिल दिमित्रिक ने दी है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि इस पहली खेप में कितनी डोज आएंगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को झटका, 1 जुलाई 2021 से नहीं मिलेगा ट्रैवलिंग अलाउंस। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के बीच केंद्र सरकार के 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और यात्रा भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार है, क्योंकि मार्च में वित्त राज्य मंत्री ने यह ऐलान संसद में किया था कि जुलाई से केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता रिस्टोर कर दिया जाएगा, यानी पहले जैसे ही जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स में एक और खबर चर्चा में है कि केंद्रीय कर्मचारियों का यात्रा भत्ता जुलाई से नहीं बढ़ेगा। महंगाई भत्ता जब बढ़ता है तो यात्रा भत्ता भी बढ़ा दिया जाता है, लेकिन 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स कैलकुलेशन के हिसाब से डीए 25% या इससे ज्यादा नहीं है, इसलिए यात्रा भत्ता भी नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों का मौजूदा महंगाई भत्ता 17% ही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना पर ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की रिपोर्ट से भड़का भारत, हाई कमीशन ने गिनाए मोदी सरकार के काम। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना महामारी को लेकर ऑस्ट्रेलिया में छपी एक खबर पर नई दिल्ली ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।
भारत ने ऑस्ट्रेलियाई मीडिया से दो टूक शब्दों में कहा है कि उसे तथ्यों को जांच परख कर खबर छापनी चाहिए। दरअसल द ऑस्ट्रेलियन में एक खबर प्रकाशित हुई है जिसमें कोरोना वायरस की दूसरी लहर के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया है। अखबार ने एक तरह से यह दर्शाने का प्रयास किया है कि भारत सरकार ने स्थिति की गंभीरता को नहीं समझा, जिसकी वजह से हालात बद से बदतर होते गए। ऑस्ट्रेलिया मीडिया की इस खबर की भारत उच्च आयोग ने निंदा की है। उच्च आयोग ने खबर को पूरी तरह से आधारहीन, दुर्भावनापूर्ण और निंदनीय बताया है। भारत ने इस संबंध में अखबार के एडिटर इन चीफ क्रिस्टोफर डोरे को पत्र लिखकर अपना विरोध भी दर्ज किया है। पत्र में कहा गया है कि अखबारों ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए भारत सरकार की तरफ से अपनाए गए तरीकों को कमतर आंका है। उच्च आयोग द्वारा लिखे गए पत्र में आगे कहा गया है कि भारत सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए कई उपाय अपनाए हैं, जिसमें पिछले साल मार्च में लगाए गए लॉकडाउन से लेकर इस साल वैक्सीनेशन अभियान तक शामिल है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली के आंकड़ों में 1000 से ज्यादा कोविड मौत गायब, नगर निगम के दस्तावेजों से हुआ खुलासा। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कोरोना वायरस से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। रोजाना कई लोग घातक वायरस की वजह से जान गंवा रहे हैं। शमशान घाटों में जितने शव आ रहे हैं वो सरकारी आंकड़ों से काफी ज्यादा हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार कई मौतों की गिनती ही नहीं कर पा रही है? आखिर हजारों मौतें सरकारी रिकॉर्ड में कैसे दर्ज हुई? एनडीटीवी ने दिल्ली में मौतों का रियलिटी चेक किया, जिसमें दिल्ली नगर निगम और शमशान घाटों पर विजिट करने के बाद पाया गया कि कम से कम 1150 मौतों को कोरोना से हुई मौतों की आधिकारिक लिस्ट में नहीं रखा गया है। दिल्ली नगर निगम से मिले आंकड़ों के मुताबिक निगम के घाटों में 18 अप्रैल से 24 अप्रैल यानी एक हफ्ते के बीच 3096 कोविड व्यक्तियों का अंतिम संस्कार किया गया। हालांकि इस दौरान दिल्ली सरकार की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या 1938 है। यह दर्शाता है कि दिल्ली में 1158 मौतों की गिनती नहीं की गई। एमसीडी और दिल्ली सरकार के आंकड़ों में भिन्नता की वजह का पता अभी नहीं चल सका है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आईपीएल 2021 में शामिल कंगारू क्रिकेटर्स को ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने दिया तगड़ा झटका। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए आईपीएल 2021 में शामिल कई ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी अपने देश लौटना चाहते हैं, लेकिन उनकी उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। अब उनके लिए स्वदेश लौटना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने मंगलवार को कहा कि आईपीएल में हिस्सा ले रहे उनके देश के क्रिकेटर्स को स्वदेश लौटने के लिए अपना इंतजाम खुद करना होगा। ऑस्ट्रेलिया ने इससे पहले भारत में कोरोना वायरस महामारी की घातक दूसरी लहर के मद्देनजर इंडिया से आने वाली सभी फ्लाइट्स पर 15 मई तक बैन लगा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने द गार्जियन अखबार में कहा कि वो वहां निजी सफर पर गए हैं। ये किसी ऑस्ट्रेलियाई दौरे का हिस्सा नहीं है। वो अपने खुद के संसाधनों से वहां पहुंचे हैं। वो उन संसाधनों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे यकीन है वो अपने इंतजाम के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया लौटेंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल सकता है। एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय के पास आने की उम्मीद है। इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बना चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र मध्य पाकिस्तान के ऊपर है। मौसम विभाग के मुताबिक तेलंगाना, केरल और पौंडीचेरी में कुछ इलाकों में 27 अप्रैल से आंधी व बिजली चमकने के साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। पश्चिम बंगाल के गंगोय मैदान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, रायलसीमा, दक्षिणी कर्नाटक, तमिलनाडु, पौंडीचेरी व कराईकल में कई जगहों पर बिजली चमकने के साथ हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। वहीं गुजरात और तटीय उड़ीसा में इस अवधि में लू चलने की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक उत्तराखंड, असम, मेघालय, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तेलंगाना, केरल और पौंडीचेरी के इलाकों में बादलों के गरजने में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं आज से दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और उत्तर केरल के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों भारतीय बाजारों में आज सोने की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिला है। इसके बाद भी दिल्ली सराफा बाजार में आज सोने के भाव 47,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के नीचे ही बने रहे। चांदी के दामों में भी आज मामूली सुधार हुआ है। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान दिल्ली सराफा बाजार में सोना 46,837 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं चांदी 67,635 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज गोल्ड की कीमतों में भारतीय बाजारों के उलट गिरावट दर्ज की गई, जबकि चांदी के भाव में बड़ी उठापटक नहीं हुई।
दिल्ली सराफा बाजार में आज सोने के भाव में महज 69 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी दर्ज की गई। राजधानी दिल्ली में 99.9% शुद्धता वाले सोने का भाव अब 46,906 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इससे पहले कारोबारी सत्र में सोना 46,837 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव आज गिरकर $1778 प्रति औंस पर आ गया है। वहीं बात करें चांदी की कीमतों की तो दोस्तों आज चांदी की कीमतों में नरमी देखी गई। दिल्ली सराफा बाजार में मंगलवार को चांदी के दाम 255 रुपए की बढ़त के साथ 67,890 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए। इससे पहले कारोबारी सत्र में चांदी 67,635 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज चांदी के भाव में बदलाव नहीं हुआ और ये $26.15 प्रति औंस पर ही बनी रही। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना का डर, प्राइवेट जेट बुक कर विदेश निकलने लगे हैं देश के अमीर। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार से देश के अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और दवाओं की कमी की खबरें आ रही है। ऐसे में देश के कुछ अमीर लोगों ने विदेशों की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक दिल्ली की एक प्राइवेट जेट फर्म क्लब वन एयर के सीईओ राजन मेहरा ने बताया है कि सिर्फ अल्ट्रा रिच लोग इस श्रेणी में नहीं है, बल्कि जो लोग भी प्राइवेट जेट का पैसा अदा कर सकते हैं वो टिकट बुक करा रहे हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच कई बॉलीवुड सितारे भी विदेशों का रुख कर चुके हैं। कई हस्तियों को मालदीव में स्पॉट किया गया है। अमीर भारतीयों के विदेशों का रुख करने को लेकर कई देशों ने तरह तरह की रोक लगानी शुरू कर दी है। ये देश दक्षिणी एशियाई देशों से आने वाले यात्रियों के लिए यात्रा प्रतिबंध लगा रहे हैं। ब्रिटेन, कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात और हांगकांग जैसे देशों ने दर्जनों रोक लगा दी है और कुछ देशों का अभी ऐसे कदमों की घोषणा करना बाकी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान ने बातचीत की फिर जताई इच्छा, कहा भारत कुछ फैसलों पर करे पुनर्विचार। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अगर भारत जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को हटाने के अपने फैसले समेत लंबित मुद्दों पर पुनर्विचार करे तो पाकिस्तान को भारत के साथ वार्ता करने और पहले से चले आ रहे मुद्दों को सुलझाने में कहीं अधिक खुशी होगी। भारत द्वारा अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने की घोषणा के बाद भारत पाकिस्तान संबंधों में गिरावट आई थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के भारत के साथ कश्मीर, सियाचिन, सर क्रीक, जल संबंधित कुछ अन्य मुद्दे हैं और आगे बढ़ने के लिए वार्ता ही एकमात्र रास्ता है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का असली नाम क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।